नमस्कार साथियों। हम सब जानते हैं कि कई दिनों से हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर ठंड के समय में सड़क पर विरोध कर रहे हैं। और ये 3 काले कानूनों के माध्यम से सरकार उनके अधिकारों के ऊपर प्रहार कर रही है। और फिर भी सरकार एक भ्रामक प्रचार कर रही है कि 3 काले कानूनों में कुछ गलत नहीं है। काफी भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी नहीं हटाया जा रहा है। काफी भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि बिचौलिए जाएंगे तो किसानों को फायदा होगा। आज इसी सारे भ्रम को दूर करने के लिए हमारे बीच में मीडिया प्रभारी एआईसीसी और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला जी हमारे बीच में है कि ये जितने भी सवाल सरकार ने जो भ्रम पैदा किए हैं उन सारे भ्रम का हम जवाब देंगे, और जिससे किसान भाई को और पूरे देश को मालूम चलेगा कि ये 3 काले कानून सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी है, ये आम नागरिक विरोधी है। मैं स्वागत करूंगा रणदीप सुरजेवाला जी का आप सबके बीच में। सो रणदीप जी, आज जो ये कड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी सवाल हमारे साथी यहाँ पे पूछेंगे, आप उनका सवाल एक आम आदमी की भाषा में, जिससे ये सरकार द्वारा जो भ्रामक प्रचार हो रहा है कि ये 3 काले कानून देश विरोधी नहीं है, उसका जवाब मिले और जनता को मालूम चले कि क्यों हम सबके मिलके हमारे किसान भाइयों के साथ में खड़ा रहने पड़ेगा, हमारे अन्नदाताओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आज इसी कड़ी में मैं हमारे जो मित्र सवाल पूछेंगे, एक एक करके सवाल आपके सामने हम रखेंगे और प्लीज आप उनका हमको जवाब दीजिएगा। सो पहला सवाल जो मैं देख पा रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार ये आश्वासन दे रही है कि किसान बिलों में एमएसपी रहने वाला है, एमएसपी नहीं जाएगा, तो किसान साथी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और सुरजेवाला जी, जब सारे साथी जुड़े हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सारी जो एग्री प्रोडक्ट है उसमें एमएसपी क्यों नहीं होता? जैसे दूध है, फिर भी एमएसपी नहीं है, फिर भी किसानों को दाम मिल रहा है, तो एमएसपी का कंसेप्ट क्या है? और अगर एमएसपी नहीं जाने वाला है तो किसान और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? रोहन जी, पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी देशवासियों का, आम नागरिकों का, किसान भाई बहनों का और मजदूरों का मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका आज इस विशेष फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। 3 पहलू आपके सवाल के हैं। आज देश का अन्नदाता कराह रहा है। देश के खेत और खलिहान की आत्मा सड़कों पर पड़ी है। देश में किसान और जवान दोनों दोनों हैं, क्योंकि जवान किसान का बेटा है, दोनों के दोनों आज विचलित हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और दिल्ली के दरबार से न्याय मांग रहे हैं। पर क्या दिल्ली दरबार, क्या मोदी सरकार किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को न्याय दे रही है? सवाल सीधा ये है। आपने 2 या 3 पहलू उठाए। एमएसपी क्या है? एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार निर्धारण करती है। कांग्रेस ने ये प्रणाली शुरू की थी ताकि अन्नदाता किसान को अपनी मेहनत की कीमत मिल सके। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, फिर किसान आंदोलित क्यों हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता कैसे है? एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन एमएसपी का निर्धारण कर देता है। गेहूं का अमुक होगा, दाल का ये होगा, धान का ये होगा, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद किसान अपनी उपज ले जाकर मंडी में बेचता है, जिसे हम एग्रीकल्चर एपीएमसी कह देते हैं। अनाज मंडी में जब ये फसल बेचते हैं तो वहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी सरकारी एजेंसियां उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करती। पर मैं एक बात आपको और बताऊंगा, आज भी प्राइवेट आदमी किसान की फसल खरीद सकता है। आज भी कोई भी कंपनी आकर किसान की फसल खरीद सकती है, पर ये बाध्य हो जाते हैं जब वो अनाज मंडी में जाएंगे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीद पाते, और कई बार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक देकर खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ सरकार एफसीआई खरीद रही है, एक तरफ फूड और सिविल सप्लाईज विभाग खरीद रहा है, और एक तरफ दूसरी एजेंसियां खरीद रही हैं प्राइवेट के साथ साथ। इसलिए किसान को उचित मूल्य अनाज मंडी के अंदर मिलता है। जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, जैसा इन 3 काले कानूनों में कहा है, तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे मिलेगा?
आप बताइए। देश में 42,000 अनाज मंडियां हैं करीब, उन अनाज मंडियों में ही एफसीआई खरीद नहीं कर पाती। एग्रीकल्चर सेंसस के मुताबिक देश में 15 करोड़ किसान हैं। जब अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या एफसीआई 15 करोड़ किसानों के खेत में जाकर देगी? वो तो असंभव है, क्योंकि एफसीआई तो 42,000 अनाज मंडियों में भी पूरी खरीद नहीं कर पाती। तो किसान को वो एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? मैं फिर दोहराता हूं, किसान को अगर अनाज मंडी खत्म हो गई तो किसान को एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? इन 3 सवालों का जवाब ना कृषि मंत्री देते, ना प्रधानमंत्री देते। आप दिल्ली में 5,000 रुपया एमएसपी घोषित कर दीजिएगा, परंतु मुजफ्फरपुर के अंदर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद के अंदर, आप जाकर फतेहगढ़ साहब पंजाब के अंदर या देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, वहां एमएसपी देगा कौन, मिलेगा कैसे और किसान लेगा कैसे? इन बातों का जवाब सरकार नहीं देती और यही किसानों को एतराज है। बाकी सब बातें घुमावदार हैं, ये बिल्कुल सीधा है। अनाज मंडी खत्म हो गई तो एमएसपी देने का किसान को कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी से फिर 25 लाख करोड़ का कारोबार वो अपने पूंजीपति मुट्ठी भर मित्रों को भाजपा बेचना चाहती है, किसान हितों को, और यही ऐतराज है। जी धन्यवाद सुरजेवाला जी। और एक सवाल आ रहा है कई साथियों का कि आप ये जब किसान जो 3 बिल हैं उसमें ये कहा गया कि बिचौलियों को हटाया जाएगा। सरकार का जो एक दावा है कि अगर बिचौलिए चले जाएंगे तो किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा। ऑब्वियसली मिडलमैन, इफ मिडलमैन इज नॉट देयर, द फार्मर्स विल गेन आउट ऑफ इट। सो इसका क्या तथ्य है? अगर ये तथ्य है तो फिर किसान साथी और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आदरणीय साथी, वो बिचौलिए हैं कौन? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अनाज मंडी में बैठे छोटे छोटे दुकानदार को बिचौलिया कहकर किसान का भी और उस दुकानदार और मजदूर का अपमान कर रहे हैं। मैं एक किसान हूं खुद, मैं भी धान और गेहूं की खेती करता हूं। जब मैं मेरी फसल अनाज मंडी में लेकर जाता हूं, मुझे खुद का उदाहरण देकर बताने दीजिए, तो अनाज मंडी के अंदर रजिस्टर्ड दुकानदार हैं जिन्हें हम आड़ती कहते हैं उत्तर भारत में खड़ी बोली के अंदर। मैं वो फसल उनकी दुकान पर ले जाता हूं। उनकी दुकान के बाहर जो कॉमन फड़ है वहां पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड और सिविल सप्लाईज विभाग, हरियाणा में हैफेड, पंजाब में पनफेड, दूसरे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में दूसरी या राजस्थान में दूसरी सरकारी एजेंसियां, वो सब आएंगी। उनको बाकायदा दिन अलॉट कर दिया जाएगा कि सोमवार को गेहूं एफसीआई खरीदेगी, मंगलवार को फूड सिविल सप्लाईज खरीदेगा, इत्यादि इत्यादि पूरे हफ्ते का। और जब मैं वहां जाऊंगा, सबसे पहले तो उस गेहूं में, धान में या दाल में या कोई भी मेरी फसल है, उसमें अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर मिट्टी, उसके अंदर कोई कूड़ा करकट या थोड़ी बहुत उसके अंदर दूसरा फूस आ जाता है, तो वहां मजदूर हैं, वो मजदूर बाकायदा उसकी झराई करेंगे, उसको साफ करेंगे और उन मजदूरों को पैसा इसी मंडी से मिलेगा। ये सारे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग हैं और वो किसान और वो मिलकर फिर अपनी फसल की ढेरी बनाएंगे, एजेंसी आएंगी, उसे खरीद लेंगी। आप मुझे बताइए, जिस दिन अनाज मंडी होंगी ही नहीं, इन आड़तियों को क्या मिलेगा? इनका कमीशन फिक्स्ड है कानून में, बाकायदा एपीएमसी एक्ट है। 2% जो फसल बिकेगी उसके ऊपर 2% कमीशन मिलता है। ना तो ये कमीशन किसान से लिया जाता, ना वो मजदूर की मजदूरी किसान से लिया जाती। वहां मुनीम काम कर रहे हैं ना, उनकी मुनीमी किसान से ली जाती। वहां मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी मदद कर रहा है, ये देख रहा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, ना उसकी तनख्वाह किसान से ली जाती। ये खरीद एजेंसियां देती हैं, यानी एफसीआई देगी, फूड सिविल सप्लाईज विभाग देगा, या प्राइवेट ट्रेडर अगर कोई खरीदने आता है, राइस शेलर का मालिक, कोई आटा कंपनी, आटा मिल चलाने वाला, वो पैसा देंगे। और कुछ एक ग्रामीण विकास फंड का पैसा भी चार्ज किया जाएगा, जो ज्यादातर प्रांतों में 2 से 3% है।
और 2% मार्केट फीस, ताकि उस प्रांगण में इस्तेमाल की जो फीस है। तो लगभग इस प्रकार से 6% जो है पैसा अतिरिक्त किसान की कीमत से खरीदने वाला देगा, किसान नहीं। इससे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट पलता है। ट्रांसपोर्टर को काम मिलता है, छोटे दुकानदार को काम मिलता है, मुनीम को काम मिलता है, झराई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, सफाई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, तोलने वाले व्यक्ति को काम मिलता है, किसान को चाय पिलाने, खाना बनाने वाले को वहां काम मिलता है, कर्मचारी को वहां काम मिलता है। ये सब लोग चेन से जुड़े हुए हैं, ये बिचौलिए नहीं। बिचौलिए वो होंगे जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसान के खेत से 1888 रुपया पीआर धान का या चावल का भाव इस समय है, तो वो 1888 रुपये क्विंटल वाला धान वो किसान के खेत से 1600 या 1500 या 1400 पे खरीद ले जाएंगे। और फिर आप जब रोहन जी या वो सारे साथी जो जुड़े हैं, जब आप चावल खरीदना जाएंगे बाजार से, तो आपको वही चावल 50, 60, 70, 80 रुपया किलो पे मिलेगा। यानी किसान को मिलेगा 14 रुपया किलो और बिचौलिया उसे खरीदकर चावल निकालकर बेचेगा 70, 80 या 100 रुपया किलो। आज भी देखिए, किसान को तो 1888 रुपया क्विंटल मिल रहा है, परंतु जब आप बाजार में जाएंगे लेने तो आपको क्या 19 रुपया किलो पे चावल मिल रहा है? मेरा सवाल ये है, नहीं। आपको आज भी सस्ती से सस्ती क्वालिटी का चावल 40 और 50 रुपया किलो से नहीं कम मिल रहा। किसान ने तो प्याज 2 रुपया किलो में बेचा है, आप तो प्याज 50 रुपया और 40 रुपया किलो पे खरीद रहे हैं। ये बिचौलिया है। किसान का आलू तो आपने 3 और 4 रुपया किलो में बिकवा दिया, परंतु आलू तो इस समय 50 और 60 रुपया किलो में बिक रहा है। ये बिचौलियापन है। मोदी सरकार ये सारा धंधा किसान से, दुकानदार से, मजदूर से छीनकर मुट्ठी भर बिचौलियों को देना चाहती है, जो मनमाने रेट पर फसल खरीदेंगे किसान से और मनमाने रेट पर खरीदने वाले हिंदुस्तान के उपभोक्ता को बेचेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सूर्यवाला जी। और एक सवाल है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम तेलंगाना। द क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर प्रणय। ही इज आस्किंग, Mr. Modi said that any farmer can sell crop in any state of his wish. Is it not good for the farmer? Then if it is good for the farmer, why do we need to oppose it? This is the biggest lie. और मैं आपकी अनुमति से ये सवाल का जवाब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दूंगा। This is the biggest lie. Double speak and duplicity of the Modi government and the BJP, who only want to help crony capitalist friends. And there are two facets to it. Facet number one. As per the agriculture census of 2015-16, the 85% of farmer owns less than 2 hectare of land. That is less than 5 acre. 80% out of these are also own less than 2 acre of land. So 2 to 5 acre is the average national size of land. If I own 2 acre of land, it is difficult for me to go 15 kilometers to the APMC market and transport my crop. How will I transport my rice from Haryana to Hyderabad? That's an impossibility. The farmer simply cannot do it. The middlemen, the new middleman, class of middlemen, 4 or 5 crony capitalist friends, who will own silos, who will buy from the farmer at whatever price they deem fit. They will store it in their silos. They will then hire trucks and trains, and then they will sell it at an appropriate price by taking 500, 2000, 5000% profit. That's the first facet. So farmer just does not have the capacity to travel and carry his crop, 85% farmer, anywhere except to the closest APMC. That's why Congress spoke about raising the number of APMCs or the grain markets. The second facet is, on one side, Prime Minister says one nation, one market. On the other side, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar ji says, I will not permit any farmer from outside Haryana to come and sell his bajra crop in Haryana. I will send them to jail. On the other side, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan yesterday gave a statement that if any farmer enters the territory of Madhya Pradesh,
he will send them to jail and confiscate their tractor, trolley or whatever vehicle they are transporting their crop in. So who is lying? Narendra Modi ji is lying, or his chief ministers are completely rubbishing his own laws? That is a question that the country must ponder over. और मैं बहुत संक्षिप्त में इसे हिंदी में कहूंगा. देखिए, जो लोग कहते हैं मोदी जी के समेत के किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, वो झूठ बोल रहे हैं. इसके दो पहलू हैं. पहला पहलू, कृषि सेंसस 2015-16 में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 85% देश का किसान 2 हेक्टेयर से कम का मालिक है, यानी 5 एकड़ भूमि से कम का मालिक. और इस 85% का 80% केवल 2 एकड़ भूमि का मालिक है या उससे कम. तो वो किसान तो खेत से अपनी फसल मंडी तक ले जाने में सक्षम नहीं. वो किसान हरियाणा या पंजाब से अपना चावल हैदराबाद या फिर चेन्नई जाकर कैसे बेचकर आ सकता है? बेचकर आएंगे मोदी जी के 5 मित्र धन्ना सेठ. जब सरकार ये फसल नहीं खरीदेगी, वो साइलों में इस फसल को स्टोर करेंगे और मन मर्जी के रेट से उपभोक्ता को बेचेंगे. दूसरा पहलू है, मोदी जी कहते हैं कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल देश में बेच सकता है. ये 1 नेशन 1 मार्केट है. पर हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर एक किसान भी राजस्थान का बाजरा बेचने हरियाणा आ गया तो वो उसे जेल भेज देंगे. आप आ नहीं सकते, बोले मैंने बॉर्डर पर पुलिस लगा रखी है. शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कल ही उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान मध्य प्रदेश से बाहर का कहीं फसल बेचने आ गया तो वो उसको जेल भी भिजवाएंगे और उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली को कॉन्फिस्केट कर लेंगे. तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये किसानों को बरगलाने का एक षड्यंत्र है. ये तीनों काले कानून किसान की क्या हालत करेंगे, ये इन 3 लोगों के बयान से साफ है. बिल्कुल सुरजेवाला जी, हमारे आपने जो बात की वही हमारे एक साथी है मनदीप सांगवान जी, उनका यही कहना है, वो राजस्थान से है, कि हमारा बाजरा हरियाणा में नहीं बेचने दिया गया. इसी से एक जुड़ा सवाल ये है कि आपने जो राज्यों की बात की वो तो ठीक है, पर जैसे अगर मंडी तक सीमित नहीं रहेगा, अगर मंडी नहीं रहेगी फिर भी किसान प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेच सकता है, तो फिर हमारा विरोध क्यों है? किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर उसी राज्य में प्राइवेट सेक्टर को भी अगर किसान बेच पाएगा, कॉर्पोरेट को, तो फिर किसान को फायदा ही होगा. फिर हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मनदीप जी को और आपको ये सवाल पूछने के लिए साधुवाद. मुझे बताइए रोहन जी, आज प्राइवेट प्लेयर पर क्या पाबंदी है किसान की फसल खरीदने से? आज भी कोई पाबंदी नहीं. तो आप जाइए ना, अनाज मंडी में खरीद लीजिए. अगर प्राइवेट प्लेयर को लेकर आना है जिससे किसान को फायदा होगा, तो जैसा मैंने बताया, आज भी दाल मिल, आटा मिल, राइस मिल किसान से मंडी से खरीदती तो है फसल. तो आप जाइए अनाज मंडी से खरीद लीजिए. आप मंडियां, अनाज मंडियां क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि अनाज मंडी में एक सामूहिक यूनियन है. एक किसान अकेला 2 एकड़ वाला शायद एक है, 5000 किसान 2 एकड़ वाले एक मुट्ठी है, फिर उनके साथ आड़ती है, मजदूर खड़ा है. ये यूनियन है, ये मिलकर सुनिश्चित करती है कि किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम नहीं बेचा जाएगा. तो आज भी प्राइवेट प्लेयर आते हैं, खरीद लेते हैं. तो हम कहां उन्हें रोक रहे हैं? आइए, जितने ज्यादा प्राइवेट प्लेयर मोदी जी ला सके लेकर आइए, पर उसके लिए अनाज मंडी और एमएसपी खत्म करने की जरूरत नहीं. अनाज मंडी और एमएसपी खत्म करके आप प्राइवेट प्लेयर को किसान की फसल औने पौने दामों पर खरीदने के लिए इजाजत देना चाहते हैं, खुली छूट देना चाहते हैं. खुली छूट और खुली लूट, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा बन गया है. बिल्कुल सुरजेवाला जी, और एक सवाल ये आ रहा है कि ये कहा जाता है कि इस कानूनों से राशन प्रणाली समाप्त हो जाएगी. जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड. सो हाउ इट विल हैपन बिकॉज ऑफ 3 लॉज, एंड व्हाट विल बी ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन पीडीएस बिकॉज ऑफ 3 ब्लैक लॉज? रोहन जी, बड़ी सीधी बात है. ये किसान पर हमला नहीं है मोदी सरकार का. ये काले कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं है. ये काले कानून इस देश के आम जनमानस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, मजदूर, उसके खिलाफ है. 62 करोड़ देश में किसान हैं. ये किसान अनुसूचित जाति से भी हैं, पिछड़े वर्गों से भी हैं, सामान्य वर्गों से भी. आप एक बार इन 62 करोड़ को छोड़ दीजिए. जब आप मुझसे
गेहूं खरीदेंगे ही नहीं, जब आप मुझसे धान खरीदेंगे ही नहीं, जब आप मुझसे दाल खरीदेंगे ही नहीं, तो माफ कीजिए फिर राशन की दुकान पर फूड सिक्योरिटी एक्ट में 82 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन देना बाध्य है। अन्नपूर्णा योजनाएं हैं, दूसरी गरीबों के लिए योजनाएं हैं। 20 किलो अनाज आज तो आप 2 रुपया किलो पर मुझे दे देते, परंतु जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदेगी नहीं किसान से, तो फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या प्रांतीय सरकारें या भारत सरकार राशन की दुकान पर अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों को अनाज देगी कहां से, कैसे देगी? और जब दे ही नहीं पाएगी तो अपने आप राशन की दुकान खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो सस्ते दाम पर खरीदकर सस्ते दाम पर सरकार को देगा नहीं। यहां एफसीआई खरीदती है, प्रांतीय सरकारें खरीदती हैं और राशन की दुकान पर दे देती हैं। तो गरीब का काम भी चलता है, उसके घर का पहिया भी चलता है, और किसान की आजीविका भी चलती है। जब किसान मर जाएगा, जब आप उसकी फसल सरकार नहीं खरीदेगी, तो राशन की दुकान पर ताला लग जाएगा। जब राशन की दुकान पर ताला लग जाएगा और प्राइवेट 5 कंपनियां या 6 कंपनियां आ जाएंगी धन्ना सेठों की, तो वो बाजार में किस रेट पर बेचेंगी ये तो उनकी मर्जी है। क्या आप रिलायंस फ्रेश का रेट फैसला कर सकते हैं? क्या आप बिग बाजार का रेट फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो आटा आपसे किसान से खरीदेंगे 12 और 14 रुपया किलो में गेहूं, और आटा आपको बेचेंगे 80, 100 और 150 रुपया किलो में। तो आज जो किसान संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस ऐतराज कर रही है, वो आम आदमी की लड़ाई है कि किसान को 12 और 14 रुपया किलो मिलेगा और आप 150 रुपया किलो देंगे, तो आपका भी बजट बिगड़ जाएगा और किसान की रोटी चली जाएगी, और गरीब कहां से खरीद पाएगा, ये भी एक सवाल है। ये सारी वास्तविकता है। बिल्कुल सुरजेवाला जी, और एक सवाल जो कंफ्यूजन है, सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि इससे कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, और हमारे किसान साथी और कांग्रेस का ये कहना है कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, मुझे लगता है कि इसका एक सीधा जवाब जनता को ये मालूम होना चाहिए कि ये बिल से कालाबाजारी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, कैसे हमारे किसानों को इसका और शिकार बनना पड़ेगा। इन 3 काले कानूनों का सीधा फायदा इस देश के कालाबाजारियों और जमाखोरों को होगा। देखिए, इस देश में 1955 से एसेंशियल कमोडिटीज कानून था। उसके तहत आप कितनी गेहूं स्टोर कर सकते हैं, कितनी दाल स्टोर कर सकते हैं, कितना चावल, कितना चीनी, इस पर लिमिट है। ये नहीं है कि मैं गोदाम में 10,000 मीट्रिक टन रख लूं और बाद में उसे औने पौने दाम पर बेचूं, ये नहीं है। अब मोदी जी ने कानून बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया है कि जब तक खाद्य पदार्थों की कीमतें 100% नहीं बढ़ जाती, तब तक सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। ये कानून कालाबाजारियों के लिए बनाए जा रहे हैं, जमाखोरों के लिए बनाए जा रहे हैं, या कंज्यूमर उपभोक्ता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए? मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने मेरी गेहूं 1955 रुपया या 2000 रुपया क्विंटल पर खरीदी, तो लगभग 20 रुपया किलो का रेट आ गया। परंतु बाजार में जब तक, और वो रेट पे आज भी बिक रही है 50-60 पर। अब मोदी जी कहते हैं कि वो 60 रुपया किलो वाला आटा, जब तक 120 रुपया किलो का आटा नहीं हो जाएगा, तब तक हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। 50 या 60 या 70 रुपए पर बिकने वाली दाल का भाव जब तक 140 रुपया किलो नहीं हो जाएगा, तब तक सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। 40 रुपए की चीनी जब तक 80 रुपया किलो नहीं हो जाएगी, तब तक सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। तो भैया 80 रुपया किलो चीनी होने तक, 150 रुपया किलो आटा होने तक, 140 रुपया किलो दाल होने तक, ये 100% मुनाफा किसकी जेब में जाएगा? ये जाएगा बिचौलियों, काला बाजारियों और जमाखोरों की। साफ है, उसमें से पैसे का एक हिस्सा सरकार में बैठे लोगों को मिलेगा। काला बाजारी को कानून की छूट देने का काम, जमाखोरी को कानून की सैंक्शन देने का काम ये सरकार कर रही है। बिल्कुल सुरजेवाला जी, और एक बात कही जाती है कि इन काले कानूनों से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा, देश के हमारे सारे साथी जानना चाहेंगे कि ये काले कानूनों से
रोजगारी पर क्या असर पड़ेगा और पूरे देश में जो बेरोजगारी का हाल ऐसे ही बुरा हाल है उसमें कैसे बढ़ोतरी होगी? इसके ये बड़ा सार्थक सवाल है और इसके कई घातक पहलू हैं रोजगार और रोटी के लिए। 62 करोड़ किसान हैं। 62 करोड़ किसानों में से जमीन का मालिक किसान 15 करोड़ है। तो 62 करोड़ से 15 करोड़ अगर आप कम करेंगे आदरणीय साथी, तो लगभग 47-48 करोड़ किसान या तो बटाईदार है या काश्तकार है या मजदूर। साफ है, मैं नहीं कह रहा, ये तो कृषि सेंसस 2015-16 कह रहा है। तो उन 47-48 करोड़ लोगों की रोटी पर सीधा असर पड़ जाएगा, क्योंकि जब मैं जमीन का जो मालिक किसान हूं, जब मुझे ही 1800-1900 रुपया धान की कीमत मिलने की बजाय 1750 रुपया मक्की की कीमत मिलने की बजाय 1925 रुपया गेहूं की कीमत मिलने की बजाय 1200-1400 रुपया मिलेगी, आप जो मेरे खेत में मेरे साथ मजदूर हैं या आप जो बटाईदार या काश्तकार हैं, आपका पैसा भी कम हो जाएगा। परंतु परिवार तो कम नहीं हुए, परिवारजनों की संख्या तो कम नहीं हुई। तो अगर एक खेत में 4 मजदूर काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से 4 की बजाय किसान ये कोशिश करेगा कि 2 ही मजदूर काम करें। तो आधे लोगों का रोजगार रोटी बिल्कुल चली जाएगी और आधे लोगों की आय जो है वो 30-40% कम हो जाएगी। ऐसे में बेरोजगारी का हाहाकार होगा या नहीं होगा? दूसरा, अनाज मंडियों में जैसा मैंने बताया लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं। कोई छोटा दुकानदार है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई वहां चाय बनाने वाला है, कोई वहां खाना बनाने वाला है, कोई झराई करने वाला है मजदूर, कोई सफाई करने वाला मजदूर है, कोई मुनीम है जो दुकान पर काम करने वाला है, मार्केट कमेटी का कर्मचारी है। अनाज मंडी खत्म होते ही इन लाखों करोड़ों का रोजगार भी चला जाएगा। तीसरा पहलू, जब 5 धन्ना सेठ 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार खरीद लेंगे, और मैं आपको एक बात बताऊं, सिलिकॉन वैली अमेरिका में भी 25 लाख करोड़ का कारोबार नहीं है। मोदी जी और बीजेपी वाले ऐसे नहीं कर रहे, वो 25 लाख करोड़ के खेती के कारोबार पर, उपज के कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। जब वो सारा कारोबार बड़े बड़े रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार और न जाने क्या क्या नाम है, सब तो हमें पता भी नहीं, तो बड़े बड़े हर शहर के अंदर ये खुल गए हैं। जब धंधा इनके पास चला जाएगा तो किरियाना वाला दुकानदार क्या करेगा? छोटा छोटा जो किरियाना की यहाँ लाखों करोड़ों दुकानें हैं, एक अनुमान के मुताबिक किरियाना की जो दुकानदार हैं, जिन्हें मॉम एंड पॉप स्टोर अंग्रेजी में कहा जाता है, उन्हीं की संख्या 10 करोड़ के करीब है। हर आदमी के घर में 4 आदमी, 3-4 आदमी भी होंगे। तो देखिए ना, 8-10 करोड़ इन लोगों की रोजी रोटी भी चली जाएगी। ये होगा बेरोजगारी का हाल। बिल्कुल। और हमारे एक साथी है सुरजेवाला जी, राकेश मुखर्जी, उनका कहना है कि कांग्रेस कह रही है कि इन कानूनों का असर केवल किसानों पर नहीं बल्कि देश के आम नागरिक पर भी पड़ेगा। एक आम व्यक्ति के जीवन पर इसका कितना असर पड़ेगा किसानों के सिवा? आज जब हम बात कर रहे हैं कि किसान बिलों से सिर्फ किसानों पर नहीं पूरे देश में इसका असर पड़ेगा, तो पूरा समझाने का हमको ये प्रयास करें कि बाकी इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, व्हाट विल बी अदर इम्पैक्ट्स ऑफ दिस लॉस। राकेश भाई, मैंने अभी, आपने अगर मुझे सुना तो मैंने तफसील से समझाया। एक बार 62 करोड़ किसान को छोड़ दीजिए, जब किसान की फसल नहीं खरीदेंगे तो राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा, साल 2 साल 3 साल के बाद बंद हो जाएगा। तो इस देश के गरीबों को मिलने वाले, मजदूरों को मिलने वाले, गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को मिलने वाला राशन खत्म, सीधा आपके ऊपर असर पड़ेगा। अब आ जाइए बाजार पर, जो आटा आज आपको 30 रुपया मिलता है वो आपको 150 रुपया मिलेगा, क्योंकि जो 5 धन्ना सेठ हैं वो पूरे देश का गेहूं, पूरे देश का चावल, पूरे देश की दाल पर नियंत्रण कर लेंगे। मोदी जी तो छोड़ देंगे, किसान बेचारा गरीब है वो मर जाएगा। वो जिस रेट पे चाहेंगे किसान की फसल खरीदेंगे और आप जो उपभोक्ता हैं राकेश भाई, आपको अपने रेट पर बेचेंगे। इसलिए जो कहते हैं ये किसान बैठे हैं, इन्होंने रास्ता रोक लिया, दिल्ली को असुविधा हो रही है, ये खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये खुद की आजीविका की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर ये आपके बजट, आपके पेट, आपकी रोटी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन इन किसानों की अनाज मंडी और ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन 4 या 5 धन्ना सेठ आपको 150 रुपया किलो तो आटा बेचा करेंगे,
200 रुपया किलो मसूर की और मूंग की दाल बेचा करेंगे, आपकी चीनी 80 और 100 रुपया किलो हो जाएगी, आपका जो चावल आप खरीदना चाहते हैं वो सपने से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत भी 150-200 रुपया किलो हो जाएगी। और आम आदमी क्या करेगा, उसका तो कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मोदी सरकार कहेगी कि जब तक 100% कीमतें नहीं बढ़ जाती हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, ये सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल सुरजेवाला जी, और एक सवाल है, मुझे भी ये सवाल मेरे दिल में भी था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कहा जाता है कि हमेशा किसानों को फायदा होता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान डायरेक्ट कॉर्पोरेट से या व्यापारी से टाई अप कर जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, तो हम ये क्यों कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बेरोजगारी बढ़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान जो है वो गुलाम और बंधुआ मजदूर बन जाएगा? ये एक सवाल है हमारे साकेत राय साथी है हमारे, उनका सवाल है। साकेत भाई, आपका सवाल वाजिब है, पर एक बात बताइए, मोदी जी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ पढ़िए आप, जो वो लेकर आए। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में ये लिखा ही नहीं कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है। यानी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए का है, वो एक 2 एकड़ के गरीब किसान से जब अनुबंध करेगी तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी नहीं देना, उसकी मर्जी है जो रेट दे। तो आप मुझे बताइए, 2 एकड़ का किसान 5,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की, 1,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी से अनुबंध करेगा कैसे? ये तो एक बहुत शक्तिशाली और एक कमजोर आदमी के बीच का समझौता है जो कभी फेयर हो ही नहीं सकता। और कल को किसान की फसल को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनी ये कह के खारिज कर दे, नहीं भैया तुम्हारी फसल में तो कीड़ा लग गया, या बारिश हो गई, तुम्हारी फसल की शाइन चली गई दाने की, तो वो बेचारा गरीब क्या करेगा? मोदी जी कहते हैं एसडीएम के पास जाओ। आप मुझे बताइए, 1,000 करोड़ की कंपनी और 2 एकड़ का किसान जब एसडीएम के पास जाएगा तो वो किसके हक में फैसला करेगा? एसडीएम और डीसी, बड़ी बड़ी कंपनी और धन्ना सेठों के हक में। आज भी गरीब आदमी को तो एसडीएम कलेक्टर के दफ्तर में कोई घुसने नहीं देता। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, किसान को बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। बिल्कुल। और सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि हमारे पास समय कम है, पर मैं 1-2 सवाल और लेना चाहूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा द्वारा उनकी राहुल जी की एक क्लिप भी सर्कुलेट की जा रही है जहां पे राहुल जी एग्री रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो राहुल जी बता रहे हैं कि रिफॉर्म जरूरी है जिससे किसानों को और लाभ मिले। तो सवाल ये आता है कि जब कांग्रेस रिफॉर्म्स की बात कर रही थी तो भाजपा जब रिफॉर्म कर रही है तो कांग्रेस और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आदरणीय मित्र, बीजेपी रिफॉर्म नहीं कर रही। देखिए, मंडी व्यवस्था में आज भी कई खामियां हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं जो राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, आज भी मंडी का रेडियस, अनाज मंडी का रेडियस है 35-40 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश वगैरह में तो 50-50, 60-60 किलोमीटर भी। किसान अपनी फसल 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ले जाने में असक्षम होता है कई बार। उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो राहुल गांधी जी का ये कहना था कि हर 5 किलोमीटर पे या ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक जगह पर किसान की फसल की खरीद की सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या वो गलत है? ये रिफॉर्म अच्छा है कि बुरा? भाई, अगर मैं 40 किलोमीटर की बजाय 5 किलोमीटर पर अपनी फसल बेच के आ सकूं तो मुझे फायदा है। ये राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का कहना था। इसलिए गलत नहीं, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी 3 खेती विरोधी काले कानूनों से किसान को मार रही है। और एक बात और बताइए, लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, किसान भी अपने खेत के अंदर बैठा था, जो जैसी फसल होती है वैसी लगा रहा था। तो लॉकडाउन में रात के अंधेरे में अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लाने की मांग रखी किसने थी? मोदी जी। आप चोर दरवाजे से कैबिनेट में लॉकडाउन के दौरान ये कानून क्यों लेकर आए? ना तो किसी किसान संगठन ने कहा, ना किसी प्रांतीय सरकार ने कहा, ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा, ना किसानों के किसी समूह ने कहा। केवल 5 धन्ना सेठों ने कहा लॉकडाउन है, मंदी है, अब 25 लाख करोड़ के खेती कारोबार पर कब्जा करो। तो वो कब्जा करने का सबसे अच्छा तरीका था खेती पर ही कब्जा कर लो। तो इसलिए मोदी जी से मिलकर वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में अध्यादेश के माध्यम से काले कानून ले आए और लॉकडाउन का फायदा उठाकर बगैर वोट डलवाए, बगैर संसदीय समिति को भेजे, इन काले कानूनों को पारित करवा दिया गया।
ये सीधे सीधे चोरी और सीनाजोरी नहीं तो क्या है? और आखिरी सवाल जो मेरी तरफ से है सुरजेवाला जी, हमने सारे डिस्कशंस किए, सारे पहलू पे चर्चा की। मुझे ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि किसान की आय वो दुगनी करेंगे, और किसानों ने उस बात पे भरोसा करके 2 बार उनको मौका भी दिया। तो अगर इतनी बुराइयां हैं तो मोदी जी और उनकी सरकार इतने अहंकार से ये कानून को क्यों पास करवा रही है और क्यों इसको कानून को लाई है? मुझे ये सवाल एक आम नागरिक का सवाल है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, अभी उन्होंने 2 दिन पहले बिहार का उदाहरण दिया कि बिहार में एपीएमसी एक्ट नहीं है तो उसके फायदे हैं, जबकि हमको मालूम है कि बिहार में आज किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, बुरा हाल है वहां पे। तो मुझे एक आम नागरिक का ये सवाल है कि इतना अहंकार क्यों, इतनी जिद क्यों? अगर इतनी बुराइयां हैं इस कानून में तो ये सरकार की इतनी जिद क्यों है कि इसका अमल किया जाए? आदरणीय मित्र, पहली बात तो यह है कि 25 लाख करोड़ के खेती के कारोबार पर कब्जा करने का भाजपाई षड्यंत्र है। 5 उद्योगपतियों को ये कब्जा करवा देंगे। किसान भी मर जाएगा, मजदूर भी मर जाएगा, छोटा दुकानदार भी मर जाएगा और उपभोक्ता कंज्यूमर भी मर जाएगा, राशन प्रणाली भी मरेगी। स्वाभाविक तौर से जब 25 लाख करोड़ का किसी को कारोबार देंगे तो कुछ ना कुछ तो वापस मिलेगा ना। दूसरी बात, अहंकार क्या है? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी तो किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, उग्रवादी यानी। मनोज तिवारी जी किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। जेपी दलाल जी जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं ये चीन और पाकिस्तान का षड्यंत्र है जो बॉर्डर पर बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका बन गया है। जब भी उसकी किसी गलत बात की आलोचना की जाए तो मोदी जी उसे राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, उग्रवादी, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र ये कहकर खारिज करने का प्रयास करते हैं। ये लोग ही देश के असली अन्नदाता हैं। किसान अनाज भी पैदा करता है और जवान भी। किसान अपनी मेहनत कर देश का पेट पालता है और उसका बेटा और बेटी संगीनों के साए में पाकिस्तान और चीन की गोलियां छाती पर खाकर इस देश की, भारत मां की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और मोदी सरकार और भाजपा इस देश के किसान और जवान दोनों का अपमान कर रही है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसा मत करिए प्रधानमंत्री जी। ये हाथ जोड़कर इस देश के 62 करोड़ किसानों की ओर से आपको निवेदन। धन्यवाद सुरजेवाला जी। और सारे साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारा प्रयास था कि जब हमारे अन्नदाता साथी पूरे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी एक भारतीय होने के नाते, उनके साथी होने के नाते, क्योंकि ये सिर्फ सवाल किसानों का नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। और इस अहंकार के सामने अगर हम लोग झुक गए तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। और सुरजेवाला जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि पूरे सवालों के उन्होंने दिल से जवाब दिए। और इसी तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेगी जिससे भ्रम जो फैलाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भाजपा भ्रम फैलाओ पार्टी है। जब जो हकीकत है उससे दूर करके लोगों को भ्रम एक पैदा होता है कि ये किसान के साथ है ये बिल। पर आज जिस प्रकार से सुरजेवाला जी ने बताया, ये काले कानून है और हम सरकार से विनती करते हैं कि अहंकार छोड़े, काले कानून हटाए और हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि अन्नदाता साथियों के साथ जब तक ये तीनों काले कानून निरस्त नहीं होते हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। सुरजेवाला जी आपका धन्यवाद। और जो साथी इस फेसबुक माध्यम लाइव के माध्यम से जुड़े, हमसे सवाल पूछे, आपका दिल से धन्यवाद। आप अपने सवाल आगे भेजते रहिए, ऐसी इसी प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।